ओके। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है केल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डार्क रिएक्शन, केल्विन साइकिल या C3 साइकिल। इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो हम जो है साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हम लाइट लाइट डिपेंडेंट या उसको हम जी स्कीम कह रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उस टॉपिक में हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स थे, जैसे कि हमने कहा था कि उसमें क्या बने थे, उनमें एटीपी बनी थी और साथ में क्या बना था, NADH2 ये बने थे। और इनको जो है हमने एज अ रिएक्टेंट यूज करना है इन दिस रिएक्शन और फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे। सो हियर a little bit history and background of the dark reaction। 1950 में मेल्विन केल्विन ने फॉर द फर्स्ट टाइम जो है वो केल्विन साइकिल को डिस्कवर किया था, यानी कि C3 साइकिल को या डार्क रिएक्शन को डिस्कवर किया था। C3 हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमारे पास स्टेबल जो होता है वो 3 कार्बन का होता है। और डार्क रिएक्शन क्योंकि ये डायरेक्ट लाइट यूज नहीं करता, लाइट इंडिपेंडेंट इसको रिएक्शन कहते हैं। और इसको डार्क रिएक्शन जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है हमने इसको डार्क रिएक्शन कह दिया। तो 1950 में जो है कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन था उस कार्बन को इन्होंने एज अ आइसोटोप यूज करके इस रिएक्शन को जो है वो फॉलो अप किया और फॉलो अप करके इस रिएक्शन को डिस्कवर किया। और इसमें उन्होंने बताया कि ये कभी भी डायरेक्ट लाइट एनर्जी यूज नहीं करता। इसको हम जो है वो डार्क रिएक्शन इस वजह से कहते हैं कि ये जो है वो सनलाइट की जो है वो रिएक्शन जो लाइट रिएक्शन में हो रही थी, डायरेक्ट हम उससे डिफरेंशिएट करने के लिए कहते हैं। ये स्ट्रोमा में जो है ये इसकी अक्रेंस होती है, ये वहां पे परफॉर्म होता है। और ये इसमें जो मेन स्टेप है वो है कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन है। उसको कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ कार्बन सोर्स यूज करके उसको रिड्यूस करते हैं और रिड्यूस करके उसे हम कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक इनटू कार्बन फिक्सेशन प्रोसेस और C3 साइकिल, जिसमें पहला जो स्टेप है हमारा वो क्या है, वो है कार्बन फिक्सेशन है। तो कार्बन फिक्सेशन का स्टेप इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होता है, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होगा, वो इसमें फिक्स होगा। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जब आते हैं और वो यहाँ पे आके 3 मॉलिक्यूल होते हैं 5 कार्बन शुगर के, ट्राइबुलोज बिसफास्फेट के। तो ये एक जो है वो मॉलिक्यूल है जो कि है क्या, 5 कार्बन, यानी कि एक कार्बन, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, फिर 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो इस तरह के जो है वो 3 मॉलिक्यूल है हमारे पास। इसमें फर्दर जो है वो 3 कार्बन्स क्या हो जाते हैं, वो ऐड हो जाते हैं। और ऐड कैसे होते हैं, इनको ऐड करने के लिए एक एंजाइम आता है और इस एंजाइम को हम क्या नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं रूबिस्को, यानी कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। इस नाम में कभी गलत नहीं होना। रूबिस्को जो है वो देखें वो क्या है, ये एंजाइम है, कार्बोक्सिलेज एंड पे लगा हुआ है। और ये क्या है, RUBP राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ये एक 5 कार्बन जो है वो मॉलिक्यूल है। और इसके 3 मॉलिक्यूल में 3 कार्बन डाइऑक्साइड अब क्या होंगे, ऐड होंगे। जब इसमें ऐड होते हैं तो इस मॉलिक्यूल को जो है वो ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं, 6 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक कार्बन, ये 2, 3, 4 और ये 5, और ये 1, 2, 3, 4 और ये 5। अगर फॉर एग्जांपल 3 कार्बन डाइऑक्साइड आए हैं तो उन 3 कार्बन डाइऑक्साइड का लाजमी बात है एक मॉलिक्यूल यहाँ पे कार्बन ऐड होगा, एक यहाँ पे ऐड होगा और एक जो है वो यहाँ पे तीसरी चेन में, यानी कि तीसरे मॉलिक्यूल में ऐड होगा, जिसमें 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो इस तरह से ये क्या बना देते, 3 मॉलिक्यूल बना देते हैं 6-6 कार्बन के। अब कितने मॉलिक्यूल हो गए, यहाँ से काउंट करें तो ये हमारे पास कितने मॉलिक्यूल गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इसके कितने मॉलिक्यूल है,
3 है। नाउ मूव नेक्स्ट। अब इसमें क्या होगा, अच्छा ये एक बहुत ही अनस्टेबल जो है वो प्रोडक्ट होता है, ये इतना जल्दी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू अनदर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अनदर प्रोडक्ट क्या होता है, वो फिर अब क्या होगा, ये 3 मॉलिक्यूल थे, अब वो प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, वो स्प्लिट होगा। फॉर एग्जांपल उसको हम यहाँ से स्प्लिट करते हैं। ठीक है, ये देखें, इस तरह जो है हम इसको क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हम इसको स्प्लिट करते हैं। अब यही मॉलिक्यूल्स थे, इन्हीं मॉलिक्यूल्स की आपको समझ आई है, तो इन्हीं मॉलिक्यूल्स को फर्दर हम क्या करते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इसी तरह के 1 2 3, 1 2, ये 3, और इस तरफ भी हमारे पास 1 2, ये 3। ये 3 मॉलिक्यूल्स जो है, ये देखें, 3 और 3 6, ये 6 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे हमने 6 मॉलिक्यूल्स, कौन कितने कार्बन वाले हैं, 3 3 कार्बन वाले 6 मॉलिक्यूल जो है वो बन जाते हैं, जो जिसको हम कह रहे हैं, ये देखिए स्प्लिट इनटू 2 जो है वो 3 कार्बन वाले हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर हो गया। और इस मॉलिक्यूल को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड। क्या नाम देते हैं, फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड। ठीक है, इसी वजह से कि कार्बन जो है वो फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड नाउ पार्ट ऑफ द पीजीएस, सो इट इज कॉल्ड कार्बन फिक्सेशन। अब इसमें क्या हो गया, कार्बन मुकम्मल तौर पे क्या हो गया, ये फिक्स हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये फिक्स हो गया। यहाँ पे मैंने लिखा है ना कि स्प्लिट इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल, चूंकि हमारे पास टोटल ये तो 6 थे ना, तो एक अगर 2 में जाता है तो हमारे पास टोटल कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। ठीक है, तो ये हमने दो चीजें सीख ली, कि एक तो जो है वो 3 मॉलिक्यूल से ये 6 कैसे बने, और दूसरा हमने सीख लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल तीनों के तीनों क्या हो गए, वो फिक्स हो गए। तो ये हमारा कार्बन फिक्सेशन का स्टेप जो है वो क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। नाउ यहाँ पे एक और चीज जो मैंने बताई, पीजीए इज फर्स्ट आइडेंटिफाई एंड स्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कंटेन 3 कार्बन, सो कॉल्ड C3 साइकिल। लेट्स मूव नेक्स्ट। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो 6 मॉलिक्यूल्स थे, इन 6 मॉलिक्यूल्स में जो है वो क्या होते हैं, फास्फोग्लाइसराइड के 3 3 कार्बन वाले ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इन मॉलिक्यूल्स को हम देखते हैं। इसमें जो है वो एक एंजाइम आता है, फास्फोग्लाइसराल्डिहाइड काइनेज एंजाइम आता है, और वो एंजाइम क्या करता है, इसमें जो है 6 एटीपी को यूटिलाइज करता है, और 6 एटीपी को यूटिलाइज करके 6 एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट में कन्वर्ट कर देता है। और इस प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये जो 6 मॉलिक्यूल थे, ठीक है, फास्फोग्लाइसराल्डिहाइड के, इनको कन्वर्ट करते हैं 1,3 बिस फास्फोग्लाइसिरेट, यानी कि पहले नंबर पे फास्फेट मौजूद है और थर्ड नंबर पे फास्फेट मुझे, इसी वजह से 2 फास्फेट है तो बिस फास्फो या बाई फास्फो। ठीक है, तो बिस फास्फोग्लाइसिरेट है वही मॉलिक्यूल, लेकिन उसमें जो है फास्फेट ग्रुप ज्यादा लग गए हैं। अब अगली दफा पे क्या होगा, इसमें इस जगह पे हम रिडक्शन होगी, क्या होगी, रिडक्शन होगी। कैसे कि डीहाइड्रोजिनेज आएगा, डीहाइड्रोजिनेज क्या करेगा, NADH में से प्रोटॉन को निकालेगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, 6 NAD के मॉलिक्यूल में जो है वो कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे शायद मैंने गलती से क्या लिख दिया है, 6 PI है, ये 6 PI नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये यहाँ पे प्रोटॉन है। इन प्रोटॉन, ये वाले प्रोटॉन आप किधर ऐड हो जाएंगे, ये 1,3 बिस फास्फोग्लाइसिरेट में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि डीहाइड्रोजिनेज क्या करता है, NADH जो वहां पीछे जो है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में बने थे, उसमें से ये प्रोटॉन को निकाल के 1,3 बिस फास्फोग्लाइसिरेट में ऐड करेगा, और इसको ऐड करके किस में कन्वर्ट कर देता है, इसको ऐड करके 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर। अब देखें, तो यहाँ पे क्या हुआ, PGAL या G3P जो है वो रिसीव, इसको हम G3P भी कहते हैं, G3P भी कहते हैं, ये प्रोटॉन रिसीव करता है NADH से, सो इट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो रिडक्शन का प्रोसेस भी यहाँ पे हमारे पास मुकम्मल हुआ। कैसे रिडक्शन हुई, कि प्रोटॉन जो है वो NADH से निकले हैं, और NADH से निकल के 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट में ऐड हुए हैं, तो रिडक्शन हुई है, और रिडक्शन होकर ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट हो गए हैं। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें क्या होगा, अब अगला स्टेज है वो रीजनरेशन का है। तो ये चूंकि कितने मॉलिक्यूल हैं, 6 हैं, ये 6 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाता है, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट का एक मॉलिक्यूल निकलता है, और निकल के किधर चला जाता है, साइटोप्लाज्म में चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में चला जाता है।
जबकि बाकी के 5 मॉलिक्यूल के साथ फिर क्या होता है, बाकी के 5 मॉलिक्यूल जो है वो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के वो मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, उनमें जो है वो 3 एटीपी को यूटिलाइज करते हैं और उसमें से इनऑर्गेनिक फास्फेट को ऐड करके निकालते हैं, और जब वो निकल जाते हैं तो उसमें वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज बिसफास्फेट, यानी कि दोबारा उसी पहले मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ द पीजीएल, देखो एक मॉलिक्यूल बना है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल पीजीएल 9 एटीपीज जो है, 9 एटीपीज, वो कहते हैं कि 9 एटीपी एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमें 9 एटीपी चाहिए। तो यहाँ पे कितने हुए, 6 ये हैं, 6 एटीपी यूज हुए हैं, ठीक है, और 6 एटीपी इधर यूज हुए हैं और 3 एटीपी कहाँ हुए हैं, यहाँ पे हुए हैं। तो 6 + 3 9 एटीपी जो है वो क्या होंगे, यूज होते हैं। और कितने NADPH यूज होते हैं, 6 NADPH, जो कि यहाँ पे हमने 6 NADPH को यूज किया। From 6 PGAL, 5 molecules from the 3 molecules of biscophosphate, while only 1 molecule is used by the plant to make carbohydrate। तो यहाँ पे ये जो साइटोप्लाज्म में गया है, ये जो साइटोप्लाज्म में है, ये जो है ये क्या बनाएगा, ये साइटोप्लाज्म में जो है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, फ्रुक्टोज में होगा, ठीक है, इसी तरह एटसेट्रा, यानी कि ये सारे कार्बोहाइड्रेट में ये एक ही मॉलिक्यूल क्या होगा, वो कन्वर्ट होता है। अब इसी तरह का दोबारा फिर से साइकिल ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है, और फिर ये इसी तरह से ये C3 साइकिल जो है वो एक एक मॉलिक्यूल दे के और बाय द इन्वेस्टमेंट ऑफ 3 कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या देता है, ये हमें ये सारा देता है। होप सो कि अभी आपको ये क्लियर होगा। अब अगर हम देखें इसमें हमने इनपुट क्या दिया है और आउटपुट हमें क्या मिला है, लेट्स सी। अगर हम यहाँ पे लिखें इनपुट, तो हमने इसमें इनपुट या इसमें इन्वेस्टमेंट क्या किया है, इसमें हमने कितने 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल दिए, ठीक है, फिर इसमें जो है वो क्या ऐड किया है, इसमें 6 एटीपी के मॉलिक्यूल जो है वो ऐड किए, ये देखें। फिर इसमें जो है वो फिर हमने क्या ऐड किए, 6 NADH हमने ऐड किए, NADH ऐड किए, फिर से हमने 3 एटीपी के मॉलिक्यूल इसमें ऐड किए, ठीक है, ये इसका इनपुट हो गया। अब अगर इसका आउटपुट देखें, तो आउटपुट जो है वो क्या होगा, आउटपुट हमें मिला क्या, हमें मिला ये कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड थे, तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन फिक्सेशन हुई, कार्बन फिक्सेशन से जो है हमें जो है वो क्या मिले, हमें 6 मॉलिक्यूल्स किसके मिले थे, वो PGA के मिले थे, ठीक है। 6 ATP किस में कन्वर्ट हुए, 6 NADP में कन्वर्ट हुए, और 6 NADH किस में कन्वर्ट हुए, 6 NAD में कन्वर्ट हुए। और इसी तरह हम देखते हैं ये 3 ATP फिर जो है हमें क्या मिले, ये टोटल जो है ATP को अगर हम देखें तो ATP हमें जो है वो क्या हुए, फॉर एग्जाम्पल 6 नहीं बल्कि हम यहाँ कहेंगे 9 ATP जो है हमें मिले। एंड नेक्स्ट, अब हम इसमें देखें हमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ जो है वो PGAL का मिला है, जो कि आगे ग्लूकोज का बनाएगा, ठीक हो गया। तो ये अच्छा, यहाँ पे ये जो NAD बने हैं और ADP, कौन कौन सी चीजें बनी है, ADP और इसके अलावा NAD, इनके साथ क्या होगा, ये दोबारा जाते हैं कहाँ पे, ये दोबारा थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में जाते हैं, ठीक है, ये कहाँ पे जाएंगे, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में, और वहां पे जाके ये क्या होते हैं, इनसे जो है वो ATP और जो है वो NADH बन के वापस आता है। तो ये एक ओवरऑल प्रोसेस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस था, बहुत इम्पोर्टेंट साइकिल था, बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ये आपको बहुत जो है वो डिटेल में यहाँ पे समझाया है। होप्स हो कि आपके लिए ये आसान होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। बायोस्कोर इज ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू, और इसके साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम इसी तरह इसी चैप्टर के मजीद भी आपको अच्छे अच्छे एनिमेटेड लेक्चर्स जो है वो समझाएंगे। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।